बचपन में स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, यहाँ तक कि कुकिंग और ड्राइंग भी। लेकिन वो हमें सबसे जरूरी चीज सिखाना तो भूल ही गए हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट। हम देशभक्ति की बात करते हैं, हम आर्मी की बात करते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि एक देश को उसका बिजनेस महान और सशक्त बनाता है। बिजनेस की वजह से ही हमारी जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, जिसकी वजह से लोगों को जॉब मिलती है, काम मिलता है और फाइनली देश की ग्रोथ होती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं? वो तब ग्रो करते हैं जब कोई उनमें पैसा इन्वेस्ट करता है। आज हम इसी बारे में सीखेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कंपनी कैसे ग्रो करती है और हम किन किन चीजों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस समरी को उतना ही एंजॉय करेंगे जितना इसे बनाते वक्त हमने एंजॉय किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर कंपनी होती क्या है। जब कई लोग एक साथ मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं तो वो एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको कुछ पेपर्स देने होंगे, फीस भरनी होगी और कंपनी बन जाती है। और अब तो ये और भी आसान हो गया है। भारत सरकार ने केवल आधार कार्ड सबमिट करने पर ही कंपनी फॉर्मेशन की अनुमति दी है। कई लोग सोचते हैं कि कंपनी का मतलब एक बिल्डिंग या एक ऑफिस होता है, लेकिन कंपनी कुछ लीगल पेपर्स का फोल्डर है। लॉ की नजर में कंपनी एक अलग इंसान होता है, जैसे कि आप और मैं, जिसे गवर्नमेंट सजा भी दे सकती है और उस पर फाइन भी लगा सकती है। इसका फायदा यह है कि मान लीजिए कि आपने कंपनी खोली और आपने उस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। कल को उस कंपनी से कोई गलती हो जाती है तो केस कंपनी के ऊपर होगा, आपके ऊपर नहीं। इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का नुकसान हो सकता है, वही 1 लाख जो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया था। गवर्नमेंट आपके पर्सनल एसेट्स जैसे घर, गाड़ी, गोल्ड नहीं ले सकती। यही कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, यानी आप उतनी ही चीजों के लिए लायबल हैं जितनी आपने इन्वेस्ट की है। इसीलिए कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाया जाता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनीज। और आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। कंपनी 2 तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी उसे कहते हैं जिसमें आम पब्लिक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी में हिस्सा चाहिए तो एक ही रास्ता है, आपको ओनर से शादी करनी पड़ेगी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिनके शेयर्स मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। इनके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, लंबे हो या छोटे, कोई भी। कोई आपको पब्लिक कंपनी में शेयर खरीदने से नहीं रोक सकता, बस आपके पास उन शेयर्स को खरीदने के लिए पैसे जरूर होने चाहिए। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो लीगली हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं, बेशक छोटे से ही सही, लेकिन मालिक जरूर बनते हैं। हम अपनी पसंद की किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर हम टाटा की बस या कार में जाते हैं तो हम टाटा के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम एयरटेल या जियो यूज करते हैं तो उनके शेयर्स खरीद सकते हैं। इन शॉर्ट, हम अपने फेवरेट न्यूज चैनल से लेकर एक एरोप्लेन की कंपनी के भी शेयर्स खरीद सकते हैं। और ये एक शेयर होल्डर के लिए बड़े गर्व की बात भी हो सकती है कि आप एसबीआई बैंक में जाते हैं और लोग एसबीआई की तारीफ कर रहे हो तो आपको गर्व महसूस होगा कि आपने एसबीआई में इन्वेस्ट किया है और आप भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस का एक हिस्सा हैं। और अब नेक्स्ट चैप्टर है द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में काफी लेट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि अभी जॉब नहीं लगी या अभी मैं इस जिम्मेदारी को पूरा कर लूं वगैरह वगैरह। लेकिन हम जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा हमें फायदा होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला लेसन यह है कि हमें सेविंग्स करने की शुरुआत करनी होगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का है श्याम, जिसकी नई नई जॉब लगी है और उसे लोगों को दिखाना है कि वो अमीर बन चुका है। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक अच्छी सी 20 लाख तक की गाड़ी ले लूं। इसे खरीदने के लिए वो लोन लेता है। तो अपनी सारी सेविंग्स निकालकर 2 लाख का डाउन पेमेंट देता है और 18 लाख का लोन ले लेता है। उसने 5 साल का लोन 11.67% इंटरेस्ट रेट पर लिया था। अब हर महीने वो लगभग 40,000 की इंस्टॉलमेंट भरता है। शुरू में श्याम जब भी अपनी नई गाड़ी कहीं पार्क करता तो लोग वाह वाह करते रह जाते, लेकिन 5 सालों के बाद गाड़ी पुरानी सी लगने लगी।
वो कहते हैं ना कि दुनिया में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है और ऐसा कोई दिल नहीं है जिस पर कोई खरोंच ना लगी हो। तो श्याम की गाड़ी पर भी कई जगह खरोंच लग गई थी। अब ऐसी गाड़ी को देखकर कौन वाह वाह करता, लेकिन इसे खरीदने के चक्कर में श्याम ने लोन ले लिया और लोन चुकाने के लिए उसे बैंक को 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा। यानी कि एक गाड़ी पर 20 की जगह 26 लाख का खर्च हुआ। और 5 साल के बाद जब उसने लोन चुका दिया तब उसके पास एक ऐसी गाड़ी थी जिसे वो अब पसंद भी नहीं करता था और जिसकी कीमत मार्केट में सिर्फ 8 लाख रुपए रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ राम नाम के एक समझदार लड़के को भी बिल्कुल सेम सैलरी पर जॉब मिली थी। राम ने भी गाड़ी ली, लेकिन सेकंड हैंड, और वो भी बिना किसी लोन लिए। वो इस बात को समझता था कि गाड़ी उसके लिए बस एक ट्रांसपोर्ट का साधन है जो उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है। गाड़ी में कोई डेंट या स्क्रैच लगने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट कर रहा था। फिर एक ऐसा समय आया जब राम ने अपना खुद का घर खरीदा। उसने अपने ऊपर के 2 फ्लोर्स को रेंट पर दे दिया और हर महीने पैसिव इनकम कमाने लगा। पैसिव इनकम यानी कोई भी एक्टिविटी जिसमें किसी इंसान को एक्टिवली इन्वॉल्व होकर कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई होती रहती है। अब राम को अपनी सैलरी भी मिल रही थी और रेंट भी, यानी वो समझ गया था कि पैसों से और ज्यादा पैसे कैसे बनाए जाते हैं, यानी अपने पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जो इस बात को समझ गए हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी होता है, उनके पास पैसे इन्वेस्ट करने के 5 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सेविंग्स अकाउंट। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम में से ज्यादातर लोग यूज करते हैं। इसमें हम हर महीने कुछ पैसे बैंक में डालते हैं। बैंक उन पैसों को दूसरों को लोन देने में इस्तेमाल करती है। बैंक लोन पर दिए हुए पैसों पर ज्यादा इंटरेस्ट लेती है और उससे कुछ कम इंटरेस्ट हमें देती है। यानी आप पैसे सेव करके उन पैसों से और पैसा कमा सकते हैं। सेविंग्स करने का हमारा मकसद होता है कि हम कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट कर सकें, यानी महंगाई को। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज आपने बैंक में 6% के हिसाब से 100 रुपए जमा किए। 1 साल के बाद आपको 106 रुपए मिलेंगे, यानी 100 जो आपने जमा किए थे और 6 जो आपको इंटरेस्ट मिला है उन पर। और आप खुश हो जाएंगे कि मेरे पैसों ने मेरे लिए और पैसे कमाए। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि उस साल इन्फ्लेशन भी 6% था, यानी जो सामान आप पहले 100 रुपए में खरीद सकते थे, आज वही सामान आपको 106 रुपए में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपका रियल रिटर्न तो 0% हुआ, यानी कि आपका पैसा आपके लिए कुछ नहीं कमा सका। दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है कलेक्टिबल्स। इसका मतलब यह होता है कि ऐसी कोई चीज खरीदना जिसके लिए फ्यूचर में लोग हमें ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए पुराने सिक्के, कोई एंटीक आइटम, कोई यूनिक पेंटिंग। जब हम इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो सोचते हैं कि आने वाले समय में ये लोगों को ज्यादा अपील करेगी, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, और लोग हमें उसके लिए ज्यादा पैसे देंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हो सकता है कि यह सामान टूट जाए, जल जाए या चोरी हो जाए। वैसी सिचुएशन में हमारी इन्वेस्टमेंट 0 हो सकती है। अब तीसरी टाइप का इन्वेस्टमेंट है हाउस एंड अपार्टमेंट। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम ओपीएम यानी अदर पीपल्स मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूसरों के पैसों को यूज करके अमीर बन सकते हैं। जिसका मतलब है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए लोन मिल जाता है। इसमें अक्सर लोग घर की पूरी कीमत का सिर्फ 20% डाउन पेमेंट अपनी जेब से खर्च करते हैं और बाकी का 80% लोन से आता है। ज्यादातर लोगों का घर में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद ये होता है कि वो उसे रेंट पर दे सके और उनकी रेंटल इनकम इतनी हो जाए कि वो लोन की इंस्टॉलमेंट से ज्यादा हो, ताकि उनकी जेब से लोन का 1 रुपया भी खर्च ना हो। देखा जाए तो उसे वो प्रॉपर्टी 20% जो उसने डाउन पेमेंट दिया था उस पर मिली है। इतना ही नहीं, लोन चुकाने के बाद भी उसे उस घर से रेंटल इनकम मिलती रहेगी, यानी जिंदगी भर के लिए पैसिव इनकम। इसके साथ ही जब जब उस घर की कीमत बढ़ेगी तो उसकी नेट वर्थ भी बढ़ती जाएगी। अगली इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बस एक कागज का टुकड़ा होता है जो ये कहता है कि आपने किसी को लोन दिया है और जिसे आपने लोन दिया है वो कब कब और कितने पैसे आपको देगा। अब क्योंकि सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट बॉन्ड्स में मिलता है तो लोग बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट से लेकर पब्लिक कंपनी सब हमें बॉन्ड्स बेचती हैं।
यानी हमसे लोन लेती हैं। अगर हम रिस्क लेने से डरते हैं या सिक्योर माइंडसेट के हैं तो हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि बैंक की तरह उनके पीछे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक कंपनी से बॉन्ड्स लेना। अब सबके मन में यह डाउट होता है कि अगर हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे और वो कंपनी ही बंद हो गई तो क्या होगा। तो इस केस में हमारे पैसे तब भी सिक्योर होते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का दिवाला निकल जाता है तब उस कंपनी के एसेट्स की नीलामी की जाती है। उस नीलामी से जो पैसा आता है वो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को दिया जाता है और बाद में शेयर होल्डर्स को। हाँ, हमारी इन्वेस्टमेंट तब रिस्क में होती है जब उस कंपनी के सारे एसेट्स को बेचने के बाद भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते कि सभी बॉन्ड होल्डर्स के पैसे चुकाए जा सकें। इस वजह से कई लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही लेना पसंद करते हैं। अगली इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स। कई लोग स्टॉक्स यानी शेयर्स को बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि इसकी रखवाली हमें नहीं करनी पड़ती, जैसे अपने गाय या घोड़ों की करनी पड़ती है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में जितनी परसेंट कंपनी ग्रो करेगी, हमारी वेल्थ भी उतने ही परसेंट ग्रो करती रहेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हमें उस कंपनी में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। जो कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, यानी जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, उन्हें बस उतने ही पैसे दिए जाते हैं जितना उस बॉन्ड सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है, फिर चाहे वो कंपनी आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट या रिलायंस ही क्यों ना बन गई हो। लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी की ग्रोथ का पूरा मजा उठाते हैं, यानी अगर कंपनी 20 गुना बढ़ेगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी 20 गुना हो जाएगी। अगर हमें इन्वेस्ट करना शुरू करना है तो ऐसा नहीं है कि हमें करोड़पति होना होगा या लखपति होना होगा। हम 500 रुपए से भी इन्वेस्ट कर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज का शेयर प्राइस 187.50 रुपीज चल रहा है, यानी 187 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब यह है कि हम 187 रुपए 50 पैसे में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ हिस्सा खरीद सकते हैं। इस बुक के ऑथर पीटर कहते हैं कि अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो हम किसी कंपनी को ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं, फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमने उसके शेयर्स खरीद लिए हैं। अब हमें ये देखना होगा कि क्या लॉन्ग टर्म में हम उस कंपनी के उतार चढ़ाव के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, यानी क्या हमारे इमेजिनरी शेयर की वैल्यू बढ़ी है या नहीं। और जब हमें कुछ कुछ अंदाजा होने लगे तब हम सच में शेयर्स खरीदना शुरू कर सकते हैं। जब लोगों को शेयर्स में नुकसान होता है तो ये शेयर्स की गलती नहीं होती, उसमें गलती होती है शेयर्स खरीदने वाले की, क्योंकि जितना वक्त हम एयर कंडीशनर खरीदने में लगाते हैं उतना वक्त हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में नहीं लगाते। जल्दबाजी में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स। अगर हम खुद अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो पीटर कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट होता है जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है। उसका काम होता है मार्केट में अलग अलग कंपनी को स्टडी करना और ये देखना कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। म्यूचुअल फंड में कई लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने 10,000 रुपए दिए, मैंने 20,000 रुपए दिए। अब फंड मैनेजर सारे पैसों को कई अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। अगर ये सारी कंपनियां ग्रो करती हैं तो सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को उनके लगाए हुए पैसों के हिसाब से दिया जाएगा। इसी तरह अगर लॉस हुआ तो वो भी इन्वेस्टर्स को ही सहन करना पड़ेगा। अब क्योंकि फंड मैनेजर हमारे लिए काम करता है तो वो इसके लिए हमसे कमीशन लेता है, जिसे एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अगर हमें इन्वेस्ट करने में मजा आ रहा है तो हम शेयर्स खरीद सकते हैं। पीटर कहते हैं कि इसके लिए हमें MBA करने की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी भी अपने लिए शेयर्स ढूंढ सकता है, यहाँ तक कि कई फंड मैनेजर से ज्यादा रिटर्न भी कमा सकता है। पीटर कहते हैं कि जो लोग खुद इन्वेस्ट करते हैं उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है डार्ट्स। ये वो लोग होते हैं जो गेस करते हैं, यानी तुक्का मारते हैं। इन्हें कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी ये शेयर्स खरीद लेते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि किसी दिन उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल एक लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा है। इन्हीं लोगों को शेयर से नुकसान होता है, जिनकी वजह से लोग शेयर मार्केट के साथ नेगेटिव इमोशन जोड़ देते हैं। दूसरी कैटेगरी है हॉट टिप्स। ऐसे लोग पार्टी में आए हुए अपने दोस्तों और मेहमानों से शेयर्स की टिप्स लेते हैं। अगर कोई कहता है कि रिलायंस के शेयर्स के दाम बढ़ने वाले हैं, ले लो, तो ये लोग सच में शेयर खरीद देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनका दोस्त बड़ा होशियार है और स्मार्ट है, और इनके दोस्त को भी लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं क्योंकि आपने भी उसे ऐसी ही टिप दी थी। अगली कैटेगरी है एजुकेटेड टिप्स,
यानी हम टीवी पर बोलने वालों की टिप सुनते हैं तो हम इस कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ये पिछली दोनों कैटेगरी से कुछ बेहतर होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें गलत डिसीजन लेने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि लाखों लोग उसी सोर्स के टिप को सुनकर शेयर्स खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से किसी को फायदा नहीं हो पाता। चौथी कैटेगरी है ब्रोकर लिस्ट। ये लोग एक ब्रोकर की टिप पर डिसीजन लेते हैं। ब्रोकर जब आपसे कहता है कि सर मैंने कंपनी को एनालाइज किया हुआ है, इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपका ब्रोकर इंटेलिजेंट हो और उसने सच में कंपनी को एनालाइज किया हो, लेकिन ब्रोकर तो कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, यानी वो आपको उन स्टॉक्स को खरीदने के लिए कहेगा जिससे उसे ज्यादा फायदा हो, इसीलिए उसकी टिप का झुकाव उसके फायदे के हिसाब से होता है। फाइनली पांचवी कैटेगरी है डूइंग योर ओन रिसर्च। जब हम खुद अपनी समझ से कंपनी को स्टडी करते हैं और अपनी तसल्ली के बाद ही उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर आप एक बेसिक इन्वेस्टर भी हैं मगर इस कैटेगरी में आते हैं तो बहुत हाई चांस है कि आप सक्सेसफुल होंगे। अब $1 मिलियन का सवाल तो यह है कि हम खुद स्टॉक्स को ढूंढना कैसे शुरू करें। सबसे पहला स्टेप यह है कि हम अपने आसपास डेली लाइफ में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स को देखें। जैसे कि एक डॉक्टर देख सकता है कि कौन सी नई दवा है जो एक रेयर डिसीज को ठीक करने के काम आ सकती है। एक फोटोग्राफर देख सकता है कि कौन सा नया कैमरा लोग आजकल ज्यादा खरीद रहे हैं। एक हाउसवाइफ ये देख सकती है कि कौन सा नया केचप उसकी सहेली ज्यादा यूज कर रही है। एक बार जब हम किसी प्रोडक्ट को कस्टमर की नजर से देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी में सच में कोई दम और पोटेंशियल है भी या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस फौरन उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। ये बस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसेस है। अगला स्टेप है कंपनी की एनालिसिस करना, यानी उसका डेटा देखना कि कंपनी ने असल में पिछले कई सालों में कितने की सेल की है, उस पर कितना लोन है, उस कंपनी का मैनेजर कौन है, क्या उस कंपनी को नए ऑर्डर मिल भी रहे हैं या नहीं, और उस कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना कैश पड़ा है। इसके बाद ये देखना भी जरूरी है कि कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है उसे किन चीजों में यूज किया जा रहा है, यानी क्या वो प्रॉफिट को कंपनी की ग्रोथ के लिए खर्च कर रहे हैं या फिर कंपनी के पैसों को नई गाड़ियों या नए जेट खरीदने में लगा रहे हैं। इन शॉर्ट, जितना ज्यादा हमें किसी कंपनी के बारे में पता होगा हम उतना बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पीटर कहते हैं कि 1993 में जॉनसन एंड जॉनसन के स्टॉक का दाम $57 से गिरकर $39 हो गया था। इतनी अच्छी कंपनी जो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती थी, उसके स्टॉक्स के दाम गिरते जा रहे थे। अगर आप होते तो आपको भी लगता कि इस कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। लेकिन पीटर ने जब उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी तो उन्हें पता चला कि जॉनसन एंड जॉनसन की अर्निंग पिछले 10 सालों से लगातार ग्रो कर रही थी। इतना ही नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन पिछले 32 सालों से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही थी। 1983 में जॉनसन एंड जॉनसन ने $6 बिलियन के प्रोडक्ट्स बेचे थे और 1993 में यानी ठीक 10 साल बाद $14 बिलियन की सेल की थी। यानी कि सिर्फ 10 सालों में इस कंपनी ने डबल से भी ज्यादा ग्रो किया था। रिपोर्ट में पीटर को कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा था जिसकी वजह से कंपनी के दाम गिरते जा रहे थे, मगर वो जानते थे कि कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा। असल में कारण ये था कि 1993 में अमेरिका में हेल्थ केयर के नए लॉज बनाने पर विचार किया जा रहा था, जिसे वहां की कांग्रेस और क्लिंटन प्रमोट कर रहे थे। अगर ये लॉज बन जाते तो सभी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को बहुत नुकसान होता। इस वजह से सारे इन्वेस्टर्स डरे हुए थे और वो जॉनसन एंड जॉनसन को हेल्थ केयर कंपनी मानकर उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन पीटर ने इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी और वो जानते थे कि इस कंपनी का 50% प्रॉफिट अमेरिका से नहीं बल्कि बाहर के देशों से आता था। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी 20% प्रॉफिट नॉन हेल्थ केयर प्रोडक्ट से आ रहा था, जैसे कि शैम्पू और दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसलिए अगर वो लॉ पास भी हो जाता तब भी जॉनसन एंड जॉनसन एक फायदे की कंपनी ही साबित होती। इस रिपोर्ट को पढ़ने में पीटर को 20 मिनट लगे और उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। 18 महीने में उनके स्टॉक्स के प्राइस डबल हो गए, यानी इन्वेस्टर्स के पैसे डबल हो गए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन हमें बेहतरीन कंक्लूजन देकर के जाती है। इस समरी में हमने जाना कि 5 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि है सेविंग्स, कलेक्टिबल्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और स्टॉक्स। और इन सब में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर ऑप्शन माना गया है। तो देखा आपने, इन्वेस्टमेंट